Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will study the chapter 1 of chemistry class 12, that is solutions. Okay, so let's start. तो सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब कि जब हम उसे मिक्स कर देंगे तो उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी ना वो लॉस हो जाएगी और हम उन्हें सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। वो होते हैं हमारे सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं। यानी फर्स्ट क्या होता है सॉल्यूट और सेकंड क्या होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, मेनली हम ये कह देते हैं जो लेस कंसंट्रेशन कंपोनेंट होता है, और सॉल्वेंट विच इज़ हायर कंसंट्रेशन कंपोनेंट। ठीक है, वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन जो पाए जाता है सॉल्यूशन में उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहेंगे 10 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि 10 ग्राम जो सुक्रोज है वो हमारी कितने ग्राम वाटर में है, 100 ग्राम वाटर में है। ठीक है, तो यानी कि जो 10 ग्राम सुक्रोज का है हमने वो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और जो 100 ग्राम हमने H2O का है वो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, अब उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन क्या है, जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपके पास लिखा हो कि एक्वस सॉल्यूशन, क्वेश्चन बहुत आएंगे तो उसमें आप समझ जाना जो सॉल्वेंट होगा या दूसरा कंपोनेंट है आपका वो वाटर है। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं होता वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका क्या होता है, सॉलिड होता है, और जो सॉल्यूट होता है उसमें आप सॉलिड भी डाल सकते हो, लिक्विड भी और गैस भी डाल सकते हो। तो सॉलिड सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो सॉलिड में आप क्या करते हो, कोई मैट, तो सॉलिड को सॉलिड में डिजोल्व करते हो। जैसे सी यू डिजोल्व इन गोल्ड कैसे बनता है, उसमें कॉपर डिजोल्व करके। तो ये अलॉयज होते हैं जो आपके सारे, वो किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है, ब्रास जो बनता है आपका। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, उसमें क्या आ गया आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट, पीओपी कह सकते हो आप, ये किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि जो मिनरल्स के अंदर डिजोल्व गैसेज होती हैं वो किसका एग्जांपल है, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, ये जैसे कि कोई भी आपके अलॉयज होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन के होते हैं, स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, गोल्ड, ये सभी किसके एग्जांपल है, सॉलिड सॉल्यूशंस के। ठीक है, उसके बाद देखिए लिक्विड सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्वेंट इसमें क्या होता है, ऑब्वियस बात है लिक्विड होगा, सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम सॉलिड इन लिक्विड का। तो आपने कॉमन सा एग्जांपल ये तो पता ही होगा, शुगर सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करना, ही किसका एग्जांपल होगा, सॉलिड इन लिक्विड। यानी कि लिक्विड में कोई सॉलिड ऐड करना, वो क्या हो गया आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड के अंदर लिक्विड, दूसरा लिक्विड डिजोल्व करना, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड इन लिक्विड का, अल्कोहल इन वाटर। उसके बाद गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना, सॉफ्ट ड्रिंक या एरेनेटेड ड्रिंक्स, ये एग्जांपल हो गया। जैसे देख सकते हो आप, सॉल्ट वाटर, ये हो गया आपका सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। या आप एरेनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स जो भी, ये सब किसका एग्जांपल है, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का, बिकॉज इनमें CO2 डिजोल्व होती है एरेनेटेड ड्रिंक्स में। आगे हम पढ़ते हैं गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो गैस इन गैस सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्वेंट गैस होगा, सॉल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनीथिंग। ठीक है, सॉलिड इन गैस के अंदर सॉलिड सब आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया एयर में, जो मतलब कि अगर आप इसको एयर में रखते हो तो वो भाप बन के इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड गैस ह्यूमिडिटी हो गया या वाटर वेपर। गैस इन गैस एयर होगी, जैसे उसमें O2 बहुत सारी गैसेज मिक्स होती है, तो वो हो गया आपका गैस सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपके पास आते हैं कंसनट्रेशन टर्म्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, जो थोड़े आप +2 में भी, +1 में भी पढ़ चुके हो। तो परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज होता है सब वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट में आ गया आपका सबसे पहले, उसमें आपको क्या करना है, जो मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका ये क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंट या मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, इनका यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है इसका। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया आपका मास बाय वॉल्यूम। और ये यूज़ होता है, जो मास बाय वॉल्यूम है ये आपका मेडिसिन्स वगैरह इन सब में, फार्मेसी वगैरह में यूज़ की जाता है ये इसका। अगर आपको दिया है एग्जाम्पल है ये, अगर आपको दिया है कि एक सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज़ 5%, अगर आपको ये दिया तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा 5 ग्राम NaCl है जो आपकी, वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मोस्टली क्वेश्चंस में जो होगा ना आपको इसी तरह से दिया होगा, 5%, 90%, मतलब इसी तरह से दिया होगा, और आपको फिर उसमें से कैलकुलेट करना पड़ेगा मास कि सोल्यूट का कितना है, सॉल्वेंट का कितना है। अब जो 5 ग्राम आपका क्या था, सोल्यूट, NaCl सोल्यूट है, तो आपको सोल्यूट का मास मिल गया जो कितना आ गया, 5 ग्राम। वहीं पे अगर आपको कहा कि सॉल्वेंट का मास चाहिए होगा आपको, तो वो कैसे निकालोगे, 100 - 5, यानी सोल्यूशन का टोटल मास कितना था, 100 ग्राम, तो टोटल में से माइनस किया 5,
तो कितना हो जाएगा 100 - 5 95, तो 95 किसका हो जाएगा आपका वाटर का, ठीक है, यानी सॉल्वेंट का मास ये आ गया। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करनी है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम वाटर, तो हमें वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड करनी है इसमें। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको 100 ग्राम मास दिया है सॉल्वेंट का, ना ही आपको सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के लिए आपको इन दोनों को आपका 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, सॉल्व करके आपका 9.09% आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपके पास स्ट्रेंथ क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कितनी अमाउंट सोल्यूट की 1 ग्राम्स के अंदर 1 लीटर मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो तो आपकी स्ट्रेंथ जिसकी यूनिट ग्राम पर लीटर होती है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन ppm। जो मास ऑफ, इसमें क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होता है 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको मतलब किस तरह से लिखते हैं हम, इसके मास ऑफ पे यानी मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ पार्ट्स पर मिलियन। बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है ये। आगे देखिए, जैसे मैं कहती हूँ हमारे पास शुगर है 2 ppm इन सॉल्यूशन, शुगर इस पेज पे लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 ग्राम शुगर है आपके पास 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन का मतलब 2 ग्राम शुगर है 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अब देखिए, तो क्वेश्चन आपके पास कि ऑटो डिजोल्व है वाटर में एज 8 × 10⁻⁻⁴ ग्राम O2 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व है। तो हमें बतानी है कंसनट्रेशन ऑफ O2 इन ppm। तो नंबर ऑफ ppm कितने होंगे, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 8 × 10⁻⁴ ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100। और अब आप कहोगे कि इस मास में आपने सोल्यूट का मास क्यों नहीं किया, आपने 100 ग्राम ही क्यों माना सोल्यूशन को, क्योंकि जो ये O2 की ये वाली अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी कारण हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, सिर्फ हमने मास ऑफ सोल्यूट को ही मास ऑफ सोल्यूशन मान लिया है, ठीक है। तो इसको तो मास ऑफ सोल्यूट 8 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। जो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 8 ppm। तो कंसनट्रेशन क्या आ गई आपकी 8 ppm। नेक्स्ट है आपके पास मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता है आपके पास मास फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपने कोई सोल्यूट लिया जिसको आपने W2 से डिनोट किया, सॉल्वेंट लिया W1 से, तो सॉल्यूशन क्या हो गया W1 + W2। तो मास फ्रैक्शन क्या हो जाएगी W2 अपॉन W1 + W2। और वहीं पे अगर आपको सॉल्वेंट की निकालनी हो तो उसके लिए ऊपर आपको सॉल्वेंट का मास रखना पड़ेगा, और सोल्यूट की निकालनी हो तो ऊपर सोल्यूट का। तो नेक्स्ट है आपके पास मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है, जो मिलकर सॉल्यूशन बना रही है। तो सोल्यूट के मोल्स मान लो आपने N2 डाले हैं और सॉल्वेंट के मोल्स आपने N1 डाले हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के कितने हो जाएंगे N1 + N2, दोनों के मिला के कितने हो गए N1 + N2। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको X से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, अगर आप सबसे पहले अगर आपको सोल्यूट के निकालने हो तो सोल्यूट के लिए आप क्या करोगे, जो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मोल। और अगर आपको सॉल्वेंट के निकालने हो तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यानी मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट कह सकते हो आप, मोल्स ऑफ दैट मास, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये होती है आपकी मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं जो 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है। मास इज इक्वल, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो किसमें होती है, लीटर्स में, लिख सकते हो आप N2/V इन लीटर। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल्स पर लीटर। N2 यानी मोल्स कैसे निकाल सकते हो आप, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर वॉल्यूम आपको दी हो मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप क्या करते हो, हमें वॉल्यूम लीटर्स में लेनी होती है, तो लीटर में बनाने के लिए आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे, वो जो वॉल्यूम आपकी मिलीलीटर में। तो इसीलिए आप फिर क्या करते हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, W2/M2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन सोल्यूशन, और ऊपर आप मल्टीप्लाई करते हो 1000 के साथ, ताकि जो वॉल्यूम आपकी लीटर में बन जाए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तब है जब आपकी वॉल्यूम क्या हो, मिलीलीटर में हो, ठीक है। अगर आपको दिया हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर है, 1 मोलर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आपके 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट वो प्रेजेंट है आपके 1000 मिलीलीटर ऑफ
सॉल्यूशन और यू कैन से 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में। जैसे मोलारिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते थे, मोलालिटी में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं और डिवाइडेड में हम लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। इधर ध्यान रखना, हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं ना कि मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसे हम क्या कहते हैं, मोलालिटी। और मोलालिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर kg। और ध्यान रखना, जो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट लेना होता है वो kg में लेना होता है। अगर ग्राम में दिया हुआ होता है तो हमें उसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास, ये याद रखने की चीज़ है, नोट में लिखिए इसे, मोलालिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलालिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये कि वाई मोलालिटी ज़्यादा क्यों प्रेफर की जाती है मोलारिटी से, क्योंकि जो मोलालिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। क्यों होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसमें हम मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट लेते हैं, ना कि हम वॉल्यूम नहीं लेते हैं इसमें, इसीलिए मोलालिटी आपकी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। उसके अलावा मास परसेंटेज ppm और मोल फ्रैक्शन भी प्रेफर की जाती है, ठीक है। जहाँ पे मोलारिटी प्रेफर नहीं की जाती और नॉर्मेलिटी भी नहीं, क्योंकि इसमें हमारे वॉल्यूम का जिक्र होता है, ठीक है। फॉर आयनिक कंपाउंड, वहीं पर अगर हम आयनिक कंपाउंड देखें तो फॉर्मेलिटी यूज़ होता है, सेम थिंग होती है, बस मोलालिटी की जगह हम उसे फॉर्मेलिटी कह देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आप आयनिक कंपाउंड के लिए मोलर मास नहीं कैलकुलेट करते हो, आप उसके लिए फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हो। सिमिलरली ऐसा ही है, आप मोलालिटी नहीं कहते, बस उसको आप उसको फॉर्मेलिटी कह देते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी वैसे CBSE में नहीं है और ना ही आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, फिर भी देख लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आर डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे आप क्या कहते हो, नॉर्मेलिटी। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो देख लीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं हम, गिवन मास, जो आपको मास गिवन होता है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर उस कंपाउंड की एसिडिटी, बेसिसिटी, बेस के लिए उसकी एसिडिटी और एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी, और किसी आयन के लिए चार्ज और किसी एलिमेंट के लिए उसकी वैलेंसी, ये आपकी होती है n फैक्टर, ठीक है। अगर मैं कॉपर 2 पॉजिटिव लेती हूँ तो इसके लिए इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। वहीं पर अगर मैं H2SO4 तो इसके लिए भी इसका n फैक्टर होगा 2, ठीक है। अगर आप HCl लेते हो तो उसके लिए होगा आपका HCl के लिए n फैक्टर होगा 1, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास समझ आया, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। और वहीं पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, गिवन मास को डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट मास से। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट को आपने लिख दिया W2 यानी कि गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन, अगर मिलीलीटर में है तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपका n फैक्टर 1 के इक्वल होता है तो इक्विवेलेंट मास आपका मोलर मास के ही इक्वल आ जाता है, ठीक है। एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलर मास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर। ये क्या है, जो नॉर्मेलिटी होता है वो आपका n फैक्टर टाइम्स होता है मोलारिटी के, ठीक है। यहाँ पे ये मोलारिटी इक्वेशन है, ये जब यूज़ करनी है आपको, जब आपके पास कोई एक, तो मान लो ये कोई आपके पास सॉल्यूशन है इस बीकर में जिसकी मोलारिटी मान लो आप m1 है, मोलारिटी m1 है और इसकी वॉल्यूम इनिशियल v1 है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इनिशियली n है, ठीक है। आपने उसके बाद क्या किया, इसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिया, यानी इसमें इसको डाइल्यूट कर दिया इस सॉल्यूशन को आपने, ठीक है। यानी अब इसकी मोलारिटी m2 हो गई, वॉल्यूम v2 होगी। अब आपने सिर्फ इसको डाइल्यूट किया, आपने इसमें और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं डाले, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इसके लिए भी और इसके लिए भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन डिराइव होती है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे जो आपका मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने इनिशियली m1 ली है मोलारिटी और ये v1 ली है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1v1। वहीं पर सेकंड केस में आपके पास क्या है, m2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स सेम है अपॉन में v2 वॉल्यूम कुछ और है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी m2v2 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी m1v1। तो आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यह होगी आपकी मोलारिटी इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली आप ये सेम इक्वेशन निकाल सकते हो नॉर्मेलिटी के लिए भी और उसको आप कह देना नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, यानी पोटाशियम आयोडाइड के लिए आपने मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों कैलकुलेट करनी है। जहाँ पे आपको डेंसिटी दी हुई है 20%, मास बाय मास ऑफ एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या निकालना है, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए, आपको गिवन है 20% एक्वस KI,
20%। एक्वस के आई का मतलब क्या होगा, मास बाय मास है, यानी कि 20 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वेट निकालोगे सोल्यूट का तो वो कितना आ जाएगा 20 ग्राम। तो वेट आपने निकाल लिया सोल्यूट का। उसके बाद अगर आप सॉल्वेंट का मास निकालोगे तो उसका क्या आएगा, आप माइनस कर दोगे 100 में से 20, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा, दैट इज़ 80 ग्राम। उसके बाद आपको क्या गिवन है, मोलर मास गिवन है के आई का, वो कितना है M2 इज इक्वल टू 166 ग्राम पर मोल। उसके बाद आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो पता ही आपको। उसके बाद डेंसिटी भी गिवन है आपको के आई की, दैट इज़ 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्राम में मास दिया हो तो ऊपर आपने 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद W2 यानी कि मास ऑफ सोल्यूट है आपके पास 20, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है आपके पास 20 एंड मोलर मास इज गिवन 166। उसके बाद ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 80 ग्राम वो आपने रख दिया। ठीक है, एंड सोल्व करके यू विल गेट द आंसर 1.5 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मोलैरिटी कर रखिए यहाँ पे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको वॉल्यूम तो कहीं पे गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो बट आपको क्या गिवन है, आपको डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की, तो आप डेंसिटी से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है ये आपको। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन रखना होगा यहाँ पे आपको। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज 100, तो वॉल्यूम आपकी इस तरह से आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई आपके पास। अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, मोलैरिटी। ठीक है, पुट कीजिए इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले मोल्स देख लीजिए। सबसे पहले हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास सोल्यूट क्या है, के आई, और सोलवेंट क्या है, H2O। तो सबसे पहले हम के आई के निकाल लेते हैं मोल्स। वेट गिवन मास इसका 20 है, मोलर मास 166, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ गया 20 अपॉन 166। H2O के लिए देखिए, गिवन मास इज 80 है सोलवेंट का, और मोलर मास आपको पता है H2O का 18 होता है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे फिर 80/18। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद X2 यानी मोलैरिटी ऑफ किसकी निकालनी थी आपको, सोलवेंट की, सॉरी सोल्यूट की। तो X2 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 अपॉन में न टोटल मोल्स यानी कि N1 + N2। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। उसके बाद यहाँ पे आपके कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाते हैं और नया